नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बल्लभगढ़ की। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार में परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में मेगा सफाई अभियान की शुरुआत की है और सफाई कर्मचारियों को कूड़ा उठाने वाले 50 वाहन यानी कि रेहड़ा भी वितरित किए हैं। मूलचंद शर्मा ने सफाई कर्मचारियों को वाहन वितरित करते हुए शहर में सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। मूलचंद शर्मा ने कहा कि शहर की साफ सफाई के लिए मेगा सफाई अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान के तहत शहर के प्रत्येक हिस्से से तेज रफ्तार के साथ कूड़ा कचरा उठाया जाएगा। कूड़ा उठाने को लेकर कई सारी समस्याएं बाजार में सामने आ रही थी। कूड़े का उठान ठीक से नहीं हो रहा था, जिसको लेकर नगर निगम अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की और आगे ये भी समस्या का सामना नहीं होगा, लोगों को इस तरीके की किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने इस मौके पर कहा कि पूर्व की सरकारों पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि 2014 के बल्लभगढ़ और 2021 के बल्लभगढ़ में जमीन आसमान का अंतर साफ देखा जा सकता है। बल्लभगढ़ के लोगों को पता है कि बल्लभगढ़ में 2014 में किस तरह से काम हो रहे थे और अब किस तरीके का काम हो रहा है। पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में उनको समय लगा, लेकिन अब लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बल्लभगढ़ में बीजेपी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा काम हुआ है। बल्लभगढ़ की सबसे बड़ी समस्या सीवरेज और पानी निकासी की समस्या को पूरी तरह से ठीक करने का काम किया गया है, जिसके बाद लोगों को साफ व स्वच्छ पानी मिल पाया है। पानी निकासी के लिए अलग अलग बूस्टर बनाए गए हैं, जिसके चलते लोगों के घरों के सामने होने वाले जल भराव से उन्हें मुक्ति मिली है। किस तरीके से काम करेगी और शहर में कब तक ये सफाई जो है दस्तूर जारी रहेगी? नहीं, सफाई तो हमेशा होती है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो सफाई अभियान है और स्वच्छ रखना अपने शहर को, अपने नगर को, इस अभियान के तहत जो फरीदाबाद के एनसीएफ कमिश्नर यशपाल यादव जी ने जो हर वार्ड में जो सफाई का अभियान है वो चला हुआ है और बल्लभगढ़ में जो सफाई करने के बाद जो कूड़ा रहता है और अपने उससे ग्रांट से लेकर इनको रेहड़े दिए हैं, जो रेहड़े को एक उठा के कबाड़े को दूसरे स्थान पर ले जाएँ, शहर में बिखरे नहीं, इधर उधर सड़कों पे, रोडों पे बिखरता रहता है। तो इस अभियान को हमें मजबूत बनाना है। सारे पार्षद हैं और जितना शहर सुंदर रहेगा उतना ही शहर विकास की तरफ होगा। तो सभी साथी, सभी अधिकारीगण अपने वार्ड में, अपने कॉलोनी में, बाजार में इस सफाई अभियान को तेजी दें। सर, कितने रेहड़े आज जो है वितरित किए गए हैं? और ये भी देखने में आता है कई बार के कचरा तो भर लेते हैं पर उसके बाद जो है खाली प्लॉटों में डाल देते हैं सफाई कर्मचारी, उन पर किस तरीके से नकेल? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब तो इको बीम के थ्रू जहाँ से उठाएंगे और सीधे जहाँ पॉइंट है वहाँ पर डालेंगे और सीधा जहाँ इनका है डिस्पोजल वहीं डिस्पोज करेंगे। अब ये नहीं कि बाज़ार में फेंक दिया है। कई समस्या बाज़ार में मोहना रोड पे है, तिगाम रोड पे है, कुछ ऐसे खत्ते हैं पड़े हैं, पर हम चाहते हैं खत्ते नहीं गिरे, वहीं गिरे जहाँ इनका स्थान। वार्ड वाइज कितने रेहड़े जो है? आज 50 रेहड़े हमने दिए हैं। जितनी जरूरत होगी रेहड़ों को उतने देंगे हम। कब तक माने कि बल्लभगढ़ शहर कचरा मुक्त हो जाएगा? बल्लभगढ़ 2014 का, बल्लभगढ़ 2021 का बल्लभगढ़ देखिए, और बल्लभगढ़ में 2014 से पहले बल्लभगढ़ की हालत और 2021 में बल्लभगढ़ की हालत देखिए। बल्लभगढ़ विकास की तरफ है। बल्लभगढ़ में हर क्षेत्र विकास हुआ है, चाहे स्कूल में, एजुकेशन। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना के बाद शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत व उनकी पत्नी समेत 14 शहीदों को नोएडा के सेक्टर 29 स्थित शहीद स्मारक स्थल पर आर्मी सोसाइटी के रिटायर ऑफिसरों व लोगों ने कैंडल मार्च चलाकर उनको श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ 2 मिनट का मौन भी धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। हाथों में कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। ये जो अफसर हैं वह सोसाइटी के लोग दरअसल नोएडा के सेक्टर 29 के निवासी हैं। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में देश के सबसे पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत व उनकी पत्नी सहित देश के 14 जवान शहीद हो गए। श्रद्धांजलि देने वाले रिटायर अफसर व सोसाइटी के लोगों का कहना है कि हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में उनकी इस तरह निधन होगा, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा। उन्होंने हमारे देश व समाज के लिए ऐसी सेवा दी है, उनको हम याद रखेंगे। हमेशा उनकी कमी खलती रहेगी। वो अपनी मेहनत से पहले जनरल और फिर देश के पहले सीडीएस भी बने।
इस स्थल पर आकर उन्होंने बहुत सारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वो जहां भी रहे उनकी आत्मा खुश रहे। इस दुख भरी घड़ी में को सहन करने के लिए उनके परिवार को भगवान शक्ति दे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बताएंगे कि एक छात्रा स्कूल में जो टॉर्चर हो रहा था उससे इतनी घबरा गई कि वो स्कूल की दूसरी मंजिल से जा गिरी। आपको बता दें कि फरीदाबाद के गांव पन्हाड़ा खुर्द स्थित JCM इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा स्कूल चेयरमैन और प्रिंसिपल के 3rd डिग्री टॉर्चर से बचने के चक्कर में स्कूल की दूसरी मंजिल से गिर गई, जिससे छात्रा का पैर फ्रैक्चर हो गया और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। स्कूल प्रबंधन के क्रूर रवैये के चलते छात्रा जिंदगी भर के लिए अपाहिज की स्थिति में पहुंच गई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर शिक्षा विभाग और CWC को भी जानकारी दी है। 26 नवंबर को हुई दुर्घटना 26 नवंबर को हुई घटना में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। 11वीं कक्षा की छात्रा और उसके परिजन अभी भी अपनी हताश आंखों से इंसाफ की बाट जो रहे हैं। 26/11 इस तारीख को सुनते ही खौफनाक मंजर दिमाग में चलने लगता है। ये तारीख देश के लिए अशुभ थी और बिस्तर पर पड़ी इस युवती के लिए भी। गंभीर हालत में बिस्तर पर नजर आ रही ये युवती फरीदाबाद के गड़खेड़ा गांव की रहने वाली अंजलि है, जो कि पन्हाड़ा खुर्द गांव स्थित JCM इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और रोजाना की तरह 26 नवंबर को लड़की घर से स्कूल गई, जहां लंच से पहले लड़की को स्कूल के चेयरमैन राजवीर और स्कूल के प्रिंसिपल रचना शर्मा ने प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया और किसी लड़के को चॉकलेट देने की बात करने लगे। लड़की के बार बार मना करने पर के बाद भी उस पर दबाव बनाया गया। इसके बाद लड़की को ऑफिस के कमरे में बंद कर दिया गया। लगभग 2 घंटे के बाद लड़की को ऑफिस के कमरे से बाहर निकाला और उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसिपल दोनों ही कमरे के बाहर निकल आए और मौका देखकर लड़की ऑफिस से भागने में कामयाब रही। लड़की भागते भागते स्कूल की दूसरी मंजिल पर पहुंच गई, जहां डर के चलते लड़की का दूसरी मंजिल से पैर फिसला और जमीन पर आ गिरी, जिससे लड़की का एक पैर फ्रैक्चर हो गया और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। फिलहाल परिवार वाले कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा नाम करतार सिंह है जी। करतार सिंह जी, जो गुड़िया के साथ हादसा हुआ, क्या लगती है आपकी? मेरी बेटी है जी। हुआ क्या था इसके साथ? आपको कब सूचना मिली? ऐसा हुआ जी, जब 26/11 को फ़ोन आया था स्कूल से रचना मैडम का, वन की जी ऐसे ऐसे भाई साहब अर्जेंट काम है, एक बार स्कूल आ जाओ। तो मैं गया स्कूल में। आपको फ़ोन पे ये नहीं बताया गया आपकी लड़की के? नहीं, कुछ नहीं बताया गया जी। उसके बाद मुझे बिठाया, फिर भी वहाँ टाइम ख़राब किया। बिठाया, बाद में मैंने कहा जी क्या हो गया? बैठो भाई साहब 2 मिनट। और गुड़िया आपकी चक्कर खा के गिर गई है और उसके हल्की सी मोच आ गई है। राजू सर उसे हॉस्पिटल दयालपुर दिखाने के लिए ले गए हैं। और ऐसा करो, आप घर चले जाओ और राजू सर उसे दिखा के और घर भेज देंगे। मैंने कहा नहीं, एक बार फ़ोन करके तो पता करो कैसी, देखो ज़्यादा चोट तो नहीं है। फिर उन्होंने फ़ोन किया राजू सर पर। राजू ने कहा कि ऐसा है, भाई साहब को हॉस्पिटल ही भेज दो। तो देखो, जिस माँ बाप के एकदम हो जाएगा हॉस्पिटल भेज दो। मैंने मैसेज पे आके यहाँ रास्ते में फ़ोन किया। सारी बात छोड़िए, आप ये बताइए, फिर हॉस्पिटल पहुंचे तो आपने किस कंडीशन में आपने अपनी बेटी को देखा? जिस समय हम बल्लागढ़ हॉस्पिटल में पहुंचे, बेटी की हालत बिल्कुल गंभीर थी कि ये उम्मीद नहीं थी कि बचेगी या नहीं बचेगी। क्यों? बच्ची बेहोश पड़ी थी, उसके पैर, लेफ्ट पैर में इतना बुरा हाल था कि खून रुकने का नाम ले रहे थे। हम फिर संकट मोचन हॉस्पिटल गए, वहाँ डॉक्टर से बात करी। उनकी डॉक्टर साहब कि भाई साहब लड़की की तो रीढ़ की हड्डी टूट गई है और ये पैर तो बिल्कुल काम कर ही नहीं रहा, दूसरे में फ्रैक्चर है। तो ऐसे तो साहब एक मामला आ रहा है JCM इंटरनेशनल स्कूल का। एक लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद उसके साथ ही हादसा हुआ। क्या है सारा मामला? ये हमारे पास मामला आया था, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उसकी तफ्तीश जारी है। उस लड़की के इलाज के कागज डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम लेने लग रहे हैं और आगे तफ्तीश करके इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या पता चला है पुलिस को इसमें, अगर जो जांच की गई हो फर्स्ट जांच में क्या क्या सामने आया है पुलिस को? लड़की ने और उसके पिता ने डायरेक्टर और प्रिंसिपल के खिलाफ आरोप लगाए हैं, तो इसी संबंध में FIR दर्ज की गई है। क्या नाम है डायरेक्टर और प्रिंसिपल? डायरेक्टर राजवीर हैं और प्रिंसिपल रचना है।
तो लड़की ने क्या आरोप लगाए हैं, क्या क्या हुआ था उसके साथ उस दिन की अगर घटना की बात करें? लड़की ने आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई और उसे कमरे में बंद कर दिया गया था। फिर वो छत से कैसे गिरी, इस बारे में कुछ बयान दे पाई है लड़की? लड़की छत से ये बता रही है कि वो खुद ही इस चीज़ के ऊपर जाके गिरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। फैजाबाद में पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम ने मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए ओल्ड फैजाबाद की पुरानी मंडी की जगह तय की गई है, जहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ 5 मंजिला पार्किंग भी बनाई जाएगी। दिखाई दे रही ये वही जमीन है जहां स्मार्ट सिटी द्वारा मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जानी है। इसके लिए अप्रूवल हो गया है और अब इसके लिए टेंडर जारी किए जा रहे हैं। बता दें कि इस प्रोजेक्ट को 2017 में शुरू किया गया था, लेकिन ये 4 साल की देरी से दोबारा शुरू किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 1 एकड़ जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ओपन मार्केट एरिया के साथ साथ 5 मंजिला पार्किंग भी बनाई जाएगी। इस पर करीब 31 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इसमें 100 से ज्यादा गाड़ियां पार्क हो सकेंगी, जो अभी सड़क पर अवैध रूप से इधर उधर खड़ी होती है। इस स्मार्ट सिटी को प्रतिदिन 13,000 की आमदनी पार्किंग से होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक 1 साल के अंदर ये पार्किंग तैयार हो जाएगी। इससे जहां सड़क पर अवैध रूप से गाड़ियां पार्क होती हैं, वो लोगों को अब इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, उससे बचा जा सकेगा। साथ ही साथ लोगों को एक से एक जगह मुहैया हो पाएगी जहां वो अपने वाहन पार्क कर सकेंगे। हमारे पास जो ओल्ड की मार्केट है, वहाँ पर हमारे पास करीब 1 एकड़ की ज़मीन है जो MCF की लैंड है हमारे पास वहाँ पर। और उस MCF की लैंड के ऊपर हम लोगों ने इसमें किया कि अराउंड हमारी 102 व्हीकल वो हमारे पार्क हो सकते हैं। तो अभी हमने उसका एक प्राइमरी कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया है और जो हमारी एजेंसीज़ हैं, PMC हैं, उनसे हमने एक इसका एस्टीमेट तैयार किया कि हमारा उसमें अराउंड 102 व्हीकल खड़े हो सकते हैं और वो रोबोटिक उसके हिसाब से हमने उसको तैयार किया है, उसका एस्टीमेट तैयार करवा लिया अभी उसका। तो उसमें यह है कि जितना भी हमारी ओल्ड की जो एरिया है, ओल्ड की जो मार्केट है, या 16 सेक्टर के 18 सेक्टर के जो लोग, वो काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है। लोग अभी क्या करते हैं कि रोड के ऊपर व्हीकल खड़ा कर देते हैं और व्हीकल खड़ा होने के कारण वो पूरा एरिया पूरा कंजेस्टेड हो जाता है। तो अगर ये हमारा 102 व्हीकल की अगर हमारी पार्किंग तैयार हो जाती है तो उसमें लोगों को एक बेनिफिट हो जाएगा कि वहाँ पे पार्किंग का अच्छा स्पेस मिल जाएगा और लोगों को इसको काफ़ी राहत मिलेगी। कितने समय तक जो है इसको बनाने का टारगेट होगा और कब से ये लगभग काम की शुरुआत होगी कुछ? ये अभी हमारा ये प्राइमरी फेज़ के ऊपर है। अभी हमारी हमने इसका कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया है, हमारा अप्रूव हो चुका है कॉन्सेप्ट, और जस्ट अभी इसका हम एस्टीमेट तैयार कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसको विद इन 1 ईयर के से पहले ही हम इसको बिल्कुल तैयार करके दे दें। अच्छा, कितना लाभ इससे नगर निगम को भी होगा? चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फैजाबाद में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है। वहीं जिले में विदेश से आए 104 लोग ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। सीएमओ के अनुसार इनके पते और फोन नंबर भी गलत पाए गए हैं, इसलिए अब इन लोगों की सूची पुलिस कमिश्नर को भेज दी गई है, जिन्हें अब स्थानीय पुलिस अपने स्तर पर खोजने की कोशिश करेगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए फैजाबाद के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि हाई रिस्क देशों से अब तक जिले में 490 लोग आए हैं। इनमें से 222 लोग ऐसे हैं जो 8 दिन का पीरियड पूरा कर चुके हैं। वहीं सीएमओ के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने 118 लोगों को ट्रेस कर उनके सैंपल ले लिए हैं, जबकि 104 लोग अभी ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए अब स्वास्थ्य विभाग ने इन 104 लोगों के नाम सहित सूची पुलिस कमिश्नर को भेज दी है और पुलिस अपने स्तर पर इनको तलाश करेगी और आगे की कार्यवाही करेगी। सीएमओ ने बताया कि जो लोग खुद संपर्क नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने नाम सहित एड्रेस, फोन नंबर गलत दिए हुए हैं, जिनके नाम की सूची पुलिस को सौंप दी गई है। उन्होंने कहा है कि अब तक जिले में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी केस सामने नहीं आया है, जबकि फैजाबाद से संबंधित एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसे दिल्ली में दाखिल कराया गया है, लेकिन इस नए वेरिएंट को लेकर भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जा रहा है कि बहुत से लोग जो है स्वास्थ्य विभाग से संपर्क नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो है उनको ट्रेस नहीं किया जा रहा। एट दिस कंट्री से कल तक हमारे पास टोटल 490 लोग आए हैं। उनमें से जिनका 8वां डे है वो 222 हैं। इनमें से 118 को हमने ट्रेस कर लिया, उनके सैंपल ले लिए हैं। 104 लोग हमें अभी ट्रेस नहीं हो पाए हैं, जिनकी सूचना हमने कमिश्नर पुलिस को दे दी है। अब वो हमें हेल्प करेंगे आगे इनको ट्रेस करने में।
तो यानी कि अब इनको पुलिस ट्रेस करेगी जो खुद संपर्क नहीं कर रही है। हाँ, जो खुद संपर्क नहीं कर रहे हैं, अपना एड्रेस गलत दे रखा है या फिर मोबाइल नंबर गलत दे रखा है, हमने नेम पुलिस डिपार्टमेंट को भेज दिए बाई नेम, और जो भी फ़ोन नंबर और एड्रेस हमारे पास उपलब्ध है भेज दिया है, वो ट्रेस करके हमें बताएंगे और हम उसी समय जैसे ही ट्रेस होंगे हम उनका सैंपल लेके भेज देंगे। तो फिलहाल ओमिक्रॉन की पोजीशन जाने आज की तारीख में तो कैसी पोजीशन लगी? हमारे फरीदाबाद में अब तक भी ओमिक्रॉन का एक भी पेशेंट नहीं है। 4 तारीख को एक फरीदाबाद रेजिडेंट आया था जो कि LNJP अस्पताल में एडमिट है, वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है और उसकी सारी जांचें की जा रही है। वो कोरोना पॉजिटिव था, ओमिक्रॉन है या नहीं अभी तक जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट नहीं आई है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। बल्लभगढ़ हाईवे से लोकल और इंटरस्टेट रूट पर चलने वाली प्राइवेट बसें हरियाणा सरकार को करोड़ों का चूना लगा रही हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री इस मामले में इतने गंभीर हैं कि इस बार सरकार को चूना लगाने वाली ऐसी बसों को पकड़ चुके हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से ये बसें दोबारा से रोड पर दौड़ने लगती हैं। विभागीय अधिकारियों की माने तो इन बसों की कुल संख्या 60 के करीब है। हालात ऐसे हैं कि प्राइवेट बस संचालक जबरन हरियाणा रोडवेज की बसों के यात्रियों को उतारकर अपनी बसों में इन्हें भर लेते हैं। अधिकारी कहते हैं कि इस मामले में विभाग के कई उच्च अधिकारियों को लिखित में शिकायत की जा चुकी है और बल्लभगढ़ नेशनल हाईवे पर खड़ी ये प्राइवेट बस से जो सरकार को ना तो टैक्स देती है और ना ही नियमों का पालन करती है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा इस मामले में कई बार संज्ञान ले चुके हैं। इस तरह की बसों को चलाने नहीं दिया जाएगा और कई बार उन्होंने छापा मारकर ऐसी बसों को भी पकड़ा है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये बसें सड़कों पर दोबारा दौड़ने लगती हैं। हरियाणा रोडवेज के स्टैंड सुपरवाइजर सुनील कुमार की माने तो इन बसों की कुल संख्या 60 है और ये बसें सरकार को चूना लगाने में लगी हुई है। सुनील कुमार की माने तो रोडवेज डिपो के अंदर इन बसों को घुसने नहीं देते। इस मामले में ऐसी बसों के खिलाफ वे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सहित विभाग से अन्य उच्च अधिकारियों को लिखित में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन इन पर फिर भी कोई अंकुश नहीं लग रहा। जिन प्राइवेट निजी बसों का संचालन मोहना छायसा, सोना और गुरुग्राम मार्ग पर किया जाता है, वो सरकार के दिशा निर्देशानुसार किया जाता है उनका, वो सरकार को टैक्स अदा करती है और जो भी सरकार की इंस्ट्रक्शन है उनके मुताबिक उनको चलाया जाता है। उनको हमें रोकने का कोई प्रावधान नहीं है, ना हम उनको रोक सकते हैं। लेकिन जो बस परिसर के बाहर से बसों का संचालन किया जाता है वो सभी अवैध बसें हैं। उनके बारे में मैंने कई मरतबा महाप्रबंधक के माध्यम से मुख्यालय को, ACS महोदय को, चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखे हैं कि ये हरियाणा रोडवेज की बसों को भारी मात्रा में चूना लगाती हैं, जिससे हरियाणा रोडवेज को आर्थिक नुकसान होता है। उन बसों को रोकने में हम सक्षम नहीं हैं, क्योंकि उन बसों को RTO और DTO ही रोक सकता है। कैबिनेट मंत्री हैं आपके विभाग के मूलचंद शर्मा, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, कई बार ऐसी बसों को पकड़ा, मतलब कि आपने कह दिया DTO और RTO की जिम्मेवारी बनती है, तो अपनी क्या जिम्मेवारी बनती है ऐसी बसों के खिलाफ? रोडवेज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रोडवेज अपना दायित्व पूरी तरह से निभा रहा है, हर महीने उनकी रिपोर्ट बना के मुख्यालय को भेज रहा है। ऐसी कितनी बसें होंगी जो बाहर? चलिए खबरों में बात करेंगे अब किसानों के मोर्चे की। संयुक्त किसान मोर्चा के सिंधु बॉर्डर पर हुई बैठक में धरना समाप्ति की औपचारिक घोषणा के बाद पलवल के किसानों ने खुशी व्यक्त की है। किसान संघर्ष समिति पलवल ने आपातकाल बैठक पर निर्णय लिया है। 11 दिसंबर को भारी संख्या ट्रैक्टरों के साथ विजय जुलूस निकालकर धरने को समाप्त किया जाएगा। इस दौरान किसान 1 साल के संघर्ष को याद करेंगे। साथ ही संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। पिछले 1 साल से गर्मी, सर्दी, बरसात के दौरान विषम परिस्थितियों में बिताए पलों को साझा भी किया जाएगा। पलवल के KMP, KJP और इंटरनेशनल पर जारी धरने की अध्यक्षता कुलभानु कुमार ने की है, जबकि संचालन राजकुमार ओहलिया ने किया। इस अवसर पर किसान नेता मास्टर महेंद्र सिंह चौहान ने कहा है कि भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय द्वारा लंबित मांगों के निपटारे संबंधित पत्र जारी कर दिया है और जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आंदोलन स्थगित करने की औपचारिक घोषणा की गई है। किसान संघर्ष समिति पलवल संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा के फैसले का स्वागत करता है और 11 दिसंबर को जिले के किसान, मजदूर, छात्र, युवा, वकील, कर्मचारी व बुद्धिजीवी सुबह 10 बजे धरना स्थल पर एकत्रित होकर विजय जुलूस निकालेंगे। तो हमारे पास
कुछ भी नहीं था, ऊपर अब बहुत हल्का सा सामियाना था। रात भर किसान उसमें सर्दी में रहते थे। उसके बाद बरसात आई सर्दियों में, तो सारे किसानों का हाल ये हो जाता था कि रात भर कांपते रहते थे और सुबह उठते थे। बड़ी मुश्किल से जीवन यापन किया। उसके बाद फिर अगली गर्मियाँ आई, गर्मियों में बहुत भयंकर स्थिति रही। फिर बरसात आई, बरसात में भी हम पे कोई साधन नहीं था। जो आप ये देख रहे हो, ये बरसात ख़त्म होने के बाद हमने यहाँ व्यवस्था की है। फिर अब सर्दियाँ आ गई हैं। चारों मौसमों में हमारे यहाँ इतनी बुरी हालत रही है किसानों की कि ऐसी हालत हमने कभी किसान की या मजदूर की कहीं देखी नहीं। जिस तरह से लोग झुग्गियों झोंपड़ियों में रहते हैं, उनसे भी बदतर हालत हमारे किसान की इस आंदोलन में थी। और आपने झोंपड़ी देखी है, कोई व्यवस्था नहीं थी। इन झोंपड़ियों में भी आज से लगभग 5-6 दिन पहले हमारे किसान की सर्दी की वजह से मौत हुई है। और वो मौत इस बात का प्रमाण है कि किसान यहाँ किस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं। वो तो हमारा इलाका बहुत अच्छा है, किसान और मजदूर हितैषी है, जो उन्होंने हर चीज़ की हमारी मदद की। उन्होंने रजाई भी दी है, गद्दे भी दिए, खाने पीने का सामान भी दिया है। हम इलाके के बड़े आभारी हैं। लेकिन सरकार और मौसम, प्रकृति ने भी, सरकार ने भी, दोनों ने हमें परीक्षा ली है और इस परीक्षा में हम भगवान की कृपा से पास हुए हैं। लेकिन किसान सारी मुसीबतों को झेलने और सहन करने के बावजूद भी आज इतना अच्छा महसूस कर रहा है, खुश है। आज सही मायनों में इस देश में आर्थिक आज़ादी का पहला चरण पूरा हुआ है और भविष्य में ये किसान और मजदूर इस देश में इस आर्थिक आज़ादी के आंदोलन को और तेज करेंगे। चलिए खबरों में बात करेंगे अब हरियाणा सरकार की और आपको बताएंगे कि हरियाणा सरकार गैस टीचरों को एक बड़ा झटका देने वाली है। हरियाणा सरकार 13,000 से अधिक गैस टीचरों को बड़ा झटका देने जा रही है। इन्हें भविष्य में एचआरए, एलटीसी और शिक्षा भत्ता नहीं मिलेगा और ना ही ईपीएफ कटेगा इनका। इसके लिए बनाए गए सेवा नियमों में इन लाभों का प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार ने विधि विभाग से सेवा नियमों की मंजूरी ले ली है। अब मंत्रिमंडल की मोहर लगना बाकी है। 4 दिसंबर 2021 को सरकार की गैस टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें सेवा नियमों में किए गए प्रावधान को अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है। सरकार सेवा नियमों के तहत गैस टीचरों को मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए 40,000 रुपये देगी। इसके लिए GIS खाता खोला जाएगा। हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये मेडिकल भत्ता मिलेगा। पुरुष गैस टीचर के लिए 15 दिन के मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है। महिला शिक्षकों को पहले से मातृत्व अवकाश मिल रहा है। वेतन निर्धारण से सरकार फिलहाल पीछे हट गई है। JBT, TGT और TGT गैस टीचर्स का वेतन बढ़ाने पर सरकार तब विचार करेगी जब ये हर महीने पक्के शिक्षकों के मूल वेतन के बराबर राशि पाने लगेंगे। कैशलेस मेडिकल सुविधा पर सरकार विचार कर रही है, जिसका पत्र अलग से जारी किया जाएगा। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।